हेलो दोस्तों, अभय स्टीफन में सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी को कवर करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के एक टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसे ही 2 से 3 वीडियो और आएंगी और वी विल डन विद द क्लाइमेटोलॉजी, फुल क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होगी और हमने वीडियो का फॉर्मेट भी अब चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए डिमांड ओरिएंटेड चीजें हैं। अब हम जो भी देना चाहते हैं इन 60 डेज में बहुत ही टारगेटेड देना चाहते हैं। तो टारगेटेड हम कैसे दे पाएंगे? जब हम पीवाईक्यू के थ्रू ही चीजें करेंगे। तो अब हम सीधा पीवाईक्यू लाएंगे, पीवाईक्यू के थ्रू ही आपके कॉन्सेप्ट को वहीं पे जो पीवाईक्यू का होगा वहीं क्लियर कर देंगे। तो इसके थ्रू ही चीजें अब हम करेंगे। ठीक है, इससे टारगेटेड होगा और एक राइट डायरेक्शन में चीजें होंगी। ठीक है, और चीजें जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बहुत से बेनिफिट हैं जिसके लिए हमने इस फॉर्मेट को अब चुना है। ठीक है, ये आपको हमारी आगे की सभी वीडियो में दिखेगा और इवन जो अभी कुछ दिनों से वीडियो आ रही है उसमें भी यही चीज फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये सीडीएस के लिए भी है, सीएपीएफ के लिए और एफकैट के लिए भी वर्क करेगा क्योंकि देखिए एफकैट का लेवल भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए कि किसी को होगी तो ये आप अभय स्टीफन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारी इससे वीडियो आती रहेंगी, वीडियो का एक्सेस आपको पता चलता रहे कि हाँ कब वीडियो आई है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को चालू कर लीजिए कि आपको एक्सेस मिल जाए। कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या ये वीडियो इनफ है सर, तो मैं यही कहूंगा दिस वीडियो इज मोर देन इनफ। बिल्कुल ये मोर देन इनफ है क्योंकि देखिए पीवाईक्यू में जो चीजें आ रही है मैं वो तो बताऊंगा। ठीक, साथ में उसी पर्टिकुलर सोर्स में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा स्टैटिक कंटेंट होगा, उसको भी मैं क्या करूंगा यहीं पे ही शेयर कर दूंगा, उसका आइडिया शेयर कर दूंगा। आपको भी दिखेगा कि मैं केवल वही बात नहीं बता रहा हूँ जो रिलेवेंट है, जो और ज्यादा जरूरी भी है, जो एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक पीवाईक्यू में, मैं उसको भी बताऊंगा। वो जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा। आप आधी वीडियो देखोगे और आप जज करने लगोगे कि सर ये इनफ होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे बता सकते हो भाई? आधी वीडियो देख करके आप एग्जाम में जाओगे और फिर हमारी वीडियो को जज करोगे, इट वुड नॉट बी हेल्पफुल एंड इट वुड नॉट बी प्रोडक्टिव। ठीक है, वो डिसाइडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, पूरी देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ मत देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सबसे पहले जब हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं, व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, वी ऑलवेज फर्स्ट बेसिक जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही सारी क्लाइमेटोलॉजिकल चीजें होती हैं। तो हम क्या देखेंगे एटमॉस्फेयर में? सबसे पहले कंपोजिशन देखेंगे एटमॉस्फेयर का, कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब कैसे एटमॉस्फेयर पूरा हमारा बनता है, हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, किन किन पार्ट्स में होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको मैं बता दूं, कंपोजिशन की जब बात होती है तो एटमॉस्फेयर में 2 तरह की गैसेस होती हैं। तो ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, गैसेस भी होती है, तो इन सबसे मिलकर क्या बनता है? हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, तो गैसेस 2 तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट गैसेस, एक होती है परमानेंट गैसेस। ठीक, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है वेरिएबल गैसेस, वेरिएबल गैसेस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलरली कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में जो जो जितनी गैसेस मिलती हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया होगा और उसमें एक पार्ट है परमानेंट गैस का, एक है वेरिएबल गैस का। पहले हम परमानेंट की बात कर लेते हैं कि परमानेंट में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो परमानेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और N2 जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है 78%, 78%। ये देखिए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। देन उसके बाद जो आती है आपकी ऑक्सीजन, जो अगेन सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है एटमॉस्फेयर में इस गैस का, वो भी क्या है? परमानेंट है। देन आपकी जो आएगी वो आर्गन, आर्गन क्या है? वो भी वो थर्ड हाईएस्ट है जो 0.93% है एटमॉस्फेयर में। तो ये चीजें लिख लीजिएगा। देखिए ये आर्गन का तो लिखा हुआ भी है और नाइट्रोजन का भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का भी लिखा है। 21% ऑक्सीजन होती है। और तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, दीज आर द परमानेंट गैसेस, 3 परमानेंट गैसेस। बाकी जो बची आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिया गया है वो भी क्या है? परमानेंट गैस ही है। ठीक है, हीलियम भी है, हल्की हल्की है। ठीक है, अब वेरिएबल गैसेस देखिए, जब आपसे कोई पूछे कि वाटर वेपर क्या है, जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या वाटर वेपर आपकी वेरिएबल गैस है कि परमानेंट गैस है, तो वाटर वेपर इज द वेरिएबल गैस। वाटर वेपर आपकी वेरिएबल गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वेरिएबल गैस है। ठीक है, मीथेन क्या है? आपकी वेरिएबल गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? वेरिएबल गैस है। ओजोन क्या है? आपकी वेरिएबल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो दीज आर दी क्या है? ये सारी आपको एटमॉस्फेयर में मिलती हैं गैसेस। ठीक है, और ये सभी वेरिएबल हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब एक एक को एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जैसे ओजोन। तो ओजोन क्या है? ओजोन देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में भी मिलेगी आपको गैस और एक ट्रोपोस्फेयर में भी मिलेगी। यस,
देयर आर द टू ओजोन इन बोथ लेयर, एक स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर में ओजोन मिलेगी और एक ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी वो हमारे लिए पॉजिटिव वर्क करती है। क्या पॉजिटिव वर्क करती है? दे ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको क्या कर लेता है ये लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, मैं दिखाता हूँ, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है लेयर, इस लेयर में ओजोन है। ठीक है, इस लेयर में क्या है? ओजोन है। तो इस लेयर में जो ओजोन है, यहाँ पे ओजोन की लेयर है, ये ओजोन लेयर जो सन से, जो यहाँ सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उस रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेती है। अगर ऑब्जर्व नहीं करेगी ना तो वो रेडिएशन हमारी स्किन को प्रॉब्लम करेगी, हमारी आईज को प्रॉब्लम करेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, उन चीजों को ये क्या करती है, उन अल्ट्रा वेव रेडिएशंस को रोकती है। तो ये बेनिफिट होता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेना। लेकिन अगर यही ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फेयर में होगी तो फिर ये हमारे लिए क्या करेगी, एक एज अ ग्रीन हाउस गैस बन जाएगी। ग्रीन हाउस गैस कैसे, मैं ही बताता हूँ। देखिए वहां पे क्या होता है, ये जो ओजोन जब निकलेगी, जैसे ये ग्रीन हाउस गैस का जैसे ये जो ओजोन होगी ये इमिट होगी, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर वाली तो जो ओजोन होगी वो तो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें रोकती है, ठीक है, बचाती है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में होगी वो एज अ ग्रीन हाउस गैस होगी। क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस होगी। वो कैसे बनेगी? वो जो पॉल्यूटेंट निकलता है सनलाइट, मतलब जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट होता है और प्लस सनलाइट होता है, ये इसी से ही फॉर्म होती है, पॉल्यूटेंट और सनलाइट। ठीक है, इनके केमिकल रिएक्शन से ही ये ट्रोपोस्फेयर की ओजोन बनती है और ये ओजोन एज अ ग्रीन हाउस गैस बनती है। यही ग्रीन हाउस क्या करती है, ट्रैप कर लेती है हीट को सन की। ठीक है, तो एक तरफ तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की आ रही है उसके बचाती भी है, और ट्रोपोस्फेयर में जब ये बोलती हैं तो ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैस बन जाती हैं और सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं और टेम्परेचर को ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर में बढ़ा देती हैं ग्राउंड लेवल पे। तो ये दोनों तरफ से काम करती हैं। अब डिपेंड ये करता है किस लेयर में ये हैं। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, तो इस चीज को याद रखिए, ये पूछ सकते हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती हैं जो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पॉल्यूटेंट, ठीक है, और सनलाइट। और पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट यार, जो इंडस्ट्री से ये सब पोल्यूशन निकल रहा है ना, ये सब जो पोल्यूशन निकल रहा है ना, इसी पोल्यूशन से ही ये पोल्यूटेंट और प्लस सनलाइट, जो सनलाइट आ रही है, इन दोनों के रिएक्शन से सनलाइट, सनलाइट और पोल्यूटेंट, इनके रिएक्शन से ही आपकी ग्राउंड लेवल की जो ओजोन होगी ट्रोपोस्फेयर की वो डेवलप होगी और वो फिर ग्रीन हाउस गैस के रूप में वर्क करने लगेगी। तो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या क्या ग्रीन हाउस गैस, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, यस इट इज द ग्रीन हाउस गैस जो ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, अब वाटर वेपर की बात करते हैं कि वाटर वेपर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। बिल्कुल, वाटर वेपर जैसे अभी हमने यहाँ देखा है, और वाटर वेपर क्या है, एक वैल्यूबल वेरिएबल गैसेस है। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस चीज को जिसको आपको याद रखना है वो ये है कि वाटर वेपर की क्वांटिटी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के साथ क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि भाई इसकी क्वांटिटी कैसे होती है, मतलब ये कैसे कैसे इसकी घटती बढ़ती है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे ये डिक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप कहते नहीं है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाओगे हाइट में, एल्टीट्यूड, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। ठीक, याद रखिएगा, वाटर वेपर की क्वांटिटी घटती जाएगी व्हेन यू इंक्रीजिंग दी हाइट, जैसे जितनी हाइट में ऊपर जाओगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड, तो इट डिक्रीज, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड। अब लैटिट्यूड, मान लो अब 0 डिग्री लैटिट्यूड में हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड से जब आप आगे बढ़ोगे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे आप, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे आप जाओगे, just a minute।
6.5 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे जब आप, तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वाटर वेपर भी कम होता जाएगा। तो वाटर वेपर एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है इन एटमॉस्फेयर, जो ऑब्जर्व करती है इंफ्रारेड को। अब इंफ्रारेड क्या होती है? इंफ्रारेड जो अर्थ जब डे में सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, सनलाइट आती है, अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक, ये सनलाइट है, ठीक। इंफ्रारेड क्या है? सनलाइट आ रही है, अर्थ ऑब्जर्व कर ले रही है, जब अर्थ ऑब्जर्व कर लेगी तो राइट में क्या करेगी, नाइट में क्या करेगी, इसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी स्पेस में। तो जब ये आ रही है तो आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के थ्रू आ रही है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन भी कहते हैं, जो अर्थ लेती है और ऑब्जर्व कर लेती है, और बाद में अर्थ इन्हें वापस ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस की तरफ एज अ लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। जब स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है तब क्या होता है, इसी समय इन्हीं क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन को इंफ्रारेड भी कहते हैं, इन्हीं इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, ठीक है। और बाद में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इन्हें ट्रैप कर लेती हैं और इन्हें वापस रिफ्लेक्ट बैक करके वापस स्पेस में जाने ही नहीं देती, बीच रास्ते में ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेते हैं। तो यहीं पे ही ग्रीन हाउस गैसेस का काम आ जाता है। जब ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन जो होती है इंसोलेशन से अर्थ जो ऑब्जर्व कर लेती है उसे दोबारा जब रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करती है तो यही ग्रीन हाउस गैसेस उसे ट्रैप कर लेती हैं और ट्रैप करके इसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जब वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है तो ये हीटिंग बढ़ जाती है, अदरवाइज नाइट में जब रिफ्लेक्ट बैक कर दें तो हीट तो कम हो जाए और टेम्परेचर घट जाए, लेकिन टेम्परेचर फिर से वही हो जाता है। तो ये हीटिंग ट्रैप वाला काम होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डस्ट पार्टिकल का क्या सीन है, तो मोर कंसंट्रेटेड होते हैं इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में। देखिए डस्ट पार्टिकल जैसे आप समझ रहे हो कि डस्ट है, तो डस्ट कहाँ ही ज्यादा होगा, जहां पे ड्राई सीजन ज्यादा होगा, ड्राई एरिया ज्यादा होगा। तो ड्राई एरिया कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल। और आपको पता है सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, दे आर एसोसिएटेड विद द डिजर्ट्स, और डिजर्ट मतलब ड्राई एरिया। तो सब ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेट रीजन जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो ये सभी रीजन में क्या होगा, ये रीजन ड्राई रीजन होते हैं, जहाँ ड्राई विंड्स होती हैं, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो मोर कंसंट्रेशन इनका वहीं पे ज्यादा होगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कुछ कि ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मैंने बताया ना कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है ओजोन लेयर, इज फाउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। किस लेयर में मिलती है, तो मैंने अभी बताया आपको स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए एक फिर से ओजोन लेयर पे क्वेश्चन आया है, डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन द लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू विच। तो एटमॉस्फेरिक जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन किस केमिकल की वजह से हो रहा है या किस गैस की वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर देखिए मीथेन है नहीं, पेस्टिसाइड्स है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना ज्यादा जरूरी है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। देखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बनने लगे हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली जो कन्वेंशंस होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं इन्वायरमेंट पे, उस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ओजोन एक बहुत बड़ा इशू है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए ओजोन लेयर के जो डिप्लेशन हो रहा है, आपको ये सब पता ही होगा कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। अब डिप्लेशन हो रहा है तो किस गैस की वजह से हो रहा था, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से था। भाई इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए गए ग्लोबल लेवल पर, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक्शन टेकन ग्लोबली वॉज, पहला एक्शन क्या लिया गया, एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम देख लेंगे इनको, ताकि हमारा ये एक्शन क्लियर हो जाए। देखिए पहला एक्शन क्या लिया गया, सबसे पहले किया गया भाई वियना कन्वेंशन। क्या किया गया, वियना कन्वेंशन किया गया, ठीक। कब किया गया, 1985 में किया गया। इसमें क्या किया गया था, तो बहुत इजी सी बात है, ये एग्रीमेंट था फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इसको आपको लिख लेना है जो इसके बात है, ठीक है। इंटरनेशनल ये कॉर्पोरेशन था, दिस इज द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करना था, क्या मॉनिटरिंग क्या करना था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ओडीएस, इसे ओडीएस कहते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे उनको मॉनिटरिंग के लिए क्या करना था,
ये कन्वेंशन बनाया गया था, क्योंकि भाई सबसे पहले 1985 में ये पता चला कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे ही 2 साल बाद ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया दिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। अब इस प्रोटोकॉल में क्या था, 1987 में किया गया, 1987 में किया गया। आई थिंक राइटिंग मस्ट बी लेजिबल, चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्पीड को भी धीमा करते हैं, 1987। ठीक है, अब इस कन्वेंशन, इस प्रोटोकॉल में क्या था, ये जस्ट इसके बाद आया। ठीक, क्रोनोलॉजी याद करिएगा। इसमें क्या किया गया, ये एक तरह से टीटी थी, प्रोटोकॉल था जिसमें फेज आउट करने की बात की गई। जिन सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, उन सब्सटेंसेस के फेज आउट की बात की, मतलब उनके धीरे धीरे उन सब्सटेंसेस के यूज को कम करना। ठीक है, तो फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये चीज इसमें की गई। ठीक, इस प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ओजोन के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, यही तो आंसर में ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, तो यही तो है ना। और हेलो एल्केन जो है ये सारे, तो ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। ठीक है, AC से निकलते हैं, और एरोसोल्स जो होते हैं उनसे आते हैं। तो जहां जहां ये रेफ्रिजरेटर और AC ये सब चीजें होती थी, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इमिशन बहुत ज्यादा होता था। उस चीज को कम करने के लिए जो जिन जिन जगह पे ये चीजें यूज होती थी, उनमें इस तरह की गैसेस निकलती थी, उनको फेज आउट किया गया कि अब ऐसी चीजें ना निकले। तो धीरे धीरे फेज आउट किया गया ऐसे सब्सटेंसेस को जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फेज आउट किया गया। देन फिर अभी 2016 में क्या हुआ, एक किगाली अमेंडमेंट आया, और वो किगाली अमेंडमेंट क्या किया गया, अब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही डायरेक्टली टारगेट किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही टारगेट किया गया था, क्योंकि वो पोटेंटली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। और इसकी जगह पे अल्टरनेटिव लिया गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब अब AC और इन सब में यही यूज होगी। ठीक है, जो जिसका इमिशन होगा। तो लेकिन कुछ समय बाद क्या पता चला कि जो ये हम अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, ये एक्चुअली में ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा CO2 से भी बड़ा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। हम जनरली ये मानते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। जब हमें ये पता चला, तो अब हमें इसे भी फेज आउट करना पड़ेगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जिसको हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एज अ अल्टरनेटिव माना था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। तो भाई फिर किगाली अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट किस में किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया। और क्या प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया कि भाई अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हम फेज आउट करेंगे। क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे, और इसकी जगह दूसरी गैस का यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर और AC इन सब जगहों पे। ठीक है, तो ये चीज किया गया। अमेंडमेंट क्या था, फेज आउट ये करना था। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एक बात और याद रखिएगा, ये ओनली ट्रीटी है UN की जिसे सभी कंट्रीज ने रेक्टिफाई किया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज द ओनली ट्रीटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे सभी कंट्री ने क्या किया है, रेक्टिफाई किया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा आता है, कितना है, हाँ ये बचा हुआ है। देन सोलर वाला तो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। देखिए PPT पूरी तैयार है, लेकिन मैं बहुत बड़े में नहीं दूंगा, मैं आपको धीरे धीरे ही दूंगा। ठीक है, चलिए, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का देखेंगे, तो सॉरी, वही उसी के आगे है कि ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, CAPF में सीडीएस दोनों में, तो तभी मैंने उनको ही कंपाइल किया। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें क्या है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है। फ्लोरिनेटेड गैसेस बिल्कुल है, ये भी है। सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब थोड़ा सा हम इस पे काम करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है क्या, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एज अ कॉन्सेप्ट वो पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे हाउस समझते हैं ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें होता क्या है कि जैसे ये सन की रेज आई, ठीक, तो इसमें कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा अर्थ में। ठीक, यहाँ पे सन सरफेस ऑब्जर्व करेगी, सरफेस क्या करेगी,
अर्थ की सरफेस, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो इंसोलेशन या शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आएगा उसको अर्थ की सरफेस क्या करेगी, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेगी। जब ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, तो सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी बाय द सरफेस। रात में क्या होगी, सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इसमें क्या होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना, वही चीज यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैसेस का ही इफेक्ट आ जाता है। क्या इफेक्ट आता है कि जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस आ जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जब होती हैं तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये इस हीट को ट्रैप कर लेती है, क्योंकि ये पता है ये हीट ट्रैपिंग गैस हैं। मतलब ये जो और कौन सी हीट को ट्रैप करती हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को ट्रैप करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन भी कहते हैं, सॉरी, जिसे हम और क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन भी हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन भी इसे हम कहते हैं। तो ये ट्रैप कर लेते हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक अर्थ में कर देते हैं। इससे क्या होता है, अर्थ गर्म हो जाता है, फिर से गर्म हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेल्कुलिन, ये किससे आते हैं, एरोसिल और रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक तरीके से क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कहाँ से निकलती है, एग्रीकल्चर और गैसोलीन से निकलती है। मीथेन जो आपके कैटल और फर्टिलाइजर से निकलती है। राइस का जो कल्टीवेशन होता है चावल का, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन निकलती है, ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई ऑयल एंड कोल से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आंसर नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस का, मतलब वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तभी ये आंसर आ रहा है। क्यों नहीं है, देखिए ये हीट को ट्रैप नहीं करती है, इवन ये क्या करती है, दिस फॉर्म एज द एरोसोल का पार्टिकल, वो एक ऐसा पार्टिकल बनाती है, ये गैस एक ऐसा पार्टिकल बनाती है जो एक्चुअली में क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है सनलाइट को, रिफ्लेक्ट बैक करता है सनलाइट को एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मतलब जो सॉरी जो सनलाइट ऐसे आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स को बना देती है जो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जब सनलाइट ऐसे आती है, ठीक है। तो ये ट्रैप कैसे कर रही है, ये तो ट्रैप कर ही नहीं रही है, ये तो इवन हेल्प कर रही है कूलिंग में, इवन कूलिंग में हेल्प कर रही है, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेस हैं तो हम उसको भी देखेंगे। तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरिनेटेड गैसेस का भी एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए कि फ्लोरिनेटेड गैसेस होती क्या है। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस बहुत सिंपल सी चीज है, ये वो गैसेस हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और कौन कौन सी हैं, और आपकी जो परफ्लोरोकार्बन्स हैं, या जो आपका है जैसे ये सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी जो गैसेस है ना, इनको फ्लोरिनेटेड गैसेस कहते हैं। और इनकी जो पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस की, इन गैसेस की जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, फ्लोरेटेड गैस की ज्यादा। फ्लोरेटेड गैस का एग्जांपल क्या क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हमने फेज आउट करना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और रुकिए सॉरी 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक मिनट, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सी गैस रहती है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस रहती है। तो देखिए ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं मेजर, ठीक है, तो मेजर इनके सोर्स दिए गए हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ से निकलती है, साथ में उनके एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम दिया गया है, भाई कितने समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और साथ में ये वाला हिस्सा काट दीजिएगा आप, ये दोनों वाली लाइन काट दीजिएगा, ठीक है, और ये वाला रखिएगा कि इनकी ग्रीन हाउस गैस की पोटेंशियल क्या है, पोटेंट, कितनी पोटेंट है ये, क्या है, कितनी पोटेंट है ये, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताता हूँ आंसर क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 70% ऑफ टोटल इमिशन आता है, कहाँ से इमिट होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, तो इसका ऐसे कुछ दिया नहीं गया है, और इसका कितना पोटेंशियल है, तो इसका 1 है, ठीक है। अब
बाकी जितनी भी गैसेस ये होंगी, इनका कंपैरेटिवली ग्रीन हाउस गैस की कितनी इनकी पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही कंपेयर करके बताई जाएगी। जैसे मीथेन, मीथेन क्या है, मीथेन की लाइफ टाइम क्या है, मीथेन कहाँ से होती है, तो मैंने बताया था एग्रीकल्चर, जिसमें राइस और इनसे चीजें होती हैं, कैटल अटल से निकलती हैं, ठीक है, जो कैटल जो उनको अपने जो वो क्या ही बताऊँ, कैटल से ही होता है, ठीक है, जब वो ठीक है यार, चीजें बोलने की जरूरत नहीं। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये 12 साल तक रहते हैं। देखिए ये ईयर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ईयर्स लिखा हुआ है। कितने, 12 साल तक रहते हैं, 12 12.5 साल तक रहते हैं। अब पोटेंशियल क्या है, 28.5, मतलब कि CO2 से ये 28 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से 28.5 टाइम ज्यादा पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस में। मतलब ग्रीन हाउस गैस की पोटेंशियल की 28.5 ज्यादा है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड कितने समय तक रहती है, तो ये मीथेन से भी ज्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है, 121 सालों तक रहती है, मतलब शताब्दी तक रहती है। साथ में इसकी पोटेंशियल कितनी है, तो इसकी पोटेंशियल तो भाई मीथेन से भी ज्यादा है, मतलब CO2 से इसकी जो ग्रीन हाउस की पोटेंशियल है वो 264 टाइम्स है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही देखिए अदर का भी है, CFCs का है, ठीक है, आपको इनका याद रखना है, इसका रखना है, इसका रखना है, इसका ये टाइम भी याद रखिएगा, इसकी पोटेंशियल भी याद रखिएगा। अब कार्बन, यहाँ पे देखेंगे आप, सल्फर हेक्सोक्लोराइड, तो ये देखिए सदियों तक रहता है। मैंने बताया नहीं था कि फ्लोरिनेटेड, फ्लोरिनेटेड में तो ये देखिए ये भी आता है ना, पर फ्लोरो और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ये देखिए कितने समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब 3200 साल तक रहता है। इसकी पोटेंशियल कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली, 23,600 टाइम्स ज्यादा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है एटमॉस्फेयर में। भाई कौन ज्यादा हुआ, तो इसमें जो मीथेन है वो तो इतना होगा नहीं, क्योंकि देखिए तो नाइट्रस ऑक्साइड से भी कम है, ये तो होगा नहीं। वाटर वेपर की बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन ये डेज तक ही रहते हैं वाटर वेपर, उसके बाद डेज या वीक तक रहते हैं, इससे ज्यादा इनकी लाइफ टाइम होती नहीं, तो इसकी लाइफ टाइम तो कम ही होगी। नाइट्रस ऑक्साइड की तो, मीथेन की तो नाइट्रस ऑक्साइड से भी कम लाइफ टाइम है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ज्यादा है। जब आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, चाहे ये वाला सेक्शन देख लीजिए, चाहे ये वाला देख लीजिए, 100 साल तक, 45 साल तक, मतलब आपके इससे ज्यादा चीजें हैं। जस्ट अ मिनट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ईयर तक रहेगा, तो हाँ ये 100 ईयर है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका ज्यादा है, ठीक है, इसका ज्यादा है, ये गलत है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा रहते हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एग्रीकल्चर से इसका सोर्स है, 121 साल तक रहता है, और इसकी पोटेंशियल भी मीथेन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। लेकिन हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो 10,300 गुना है। तो अगर पोटेंशियल की बात आएगी ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो मीथेन मीथेन और सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड से ज्यादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। लेकिन अगर लाइफ टाइम की बात आएगी तो वो नाइट्रस ऑक्साइड की ज्यादा है, क्योंकि इसकी 45 या 100 साल तक होती है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ओजोन का मैंने बता दिया कि ग्राउंड लेवल की ओजोन क्या होती है, ठीक है, इसका मैंने बता ही दिया है। रेस्ट हमारी ये होगी, लेयर्स हैं, देन खत्म। देखिए अब ये वाटर वेपर है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, वाटर वेपर है क्या एटमॉस्फेयर में। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था जो काफी चली थी, 3,000 लोगों ने उसको देखा था, ठीक है, तो शॉर्ट्स को एक बार रेफर जरूर करिएगा। फिलहाल यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वाटर वेपर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वाटर वेपर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड पहले रख लो, ठीक, एंड आल्सो इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, ठीक, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे आते हैं हम, क्वेश्चन के। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट हैज रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर, एयर की स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी में इसका रोल है। तो बिल्कुल है भाई, हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में एयर रोल नहीं है। सबसे पहले समझिए वाटर वेपर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वाटर वेपर इज द मॉइस्चर या वाटर इन द एयर, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में जो है, मतलब मॉइस्चर कितना है एयर में, वो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर इन एयर, तो वो वाटर वेपर है, ठीक। अब ये एयर कोल्ड भी हो सकती, वार्म हो सकती है, वार्म, मॉइस्ट तो होगी होगी क्योंकि एयर में
वाटर है, अगर वो एयर वार्म एंड मॉइस्ट है तो वो क्या करेगी, वार्म है तो वो इनस्टेबिलिटी लेकर के आएगी एटमॉस्फेयर में। कैसे लेकर आएगी, सिंपल सी चीज है भाई, वो रेनफॉल कर देगी। रेनफॉल करने से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी ना, थंडरस्टॉर्म्स लेकर के आएगी। ठीक है, ये सब चीजें करेगी नहीं करेगी तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। साथ में अगर वाटर वेपर कोल्ड, अगर एयर कोल्ड एंड मॉइस्ट है, कोल्ड एंड मॉइस्ट है तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, अगर कोल्ड एंड मॉइस्ट है तो वो स्टेबिलिटी को लेकर के आएगी। किस किस एयर से, किस टाइप की एयर से स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आ रही है, आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको, इससे स्टेबिलिटी आ रही है तो इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज होगी, इसमें केवल एटमॉस्फेयर में फॉग्स आएंगे, ये चीज होंगे तो इससे एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है। इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलोइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूँ अभी इसको, बहुत सिंपल सी चीज है, को बताते हैं अभी। कितने टॉपिक मैंने आपके खत्म कर दिए हैं इस वीडियो में, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और आपकी वाटर वेपर, और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इतने सारे टॉपिक हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा कि भाई नाइदर टू कोल्ड और नॉट हॉट होने देगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि डे के समय में सन लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव सोलार, शॉर्ट वेव जो सोलार रेडिएशन उसके थ्रू आएगी और अर्थ क्या करेगी, अर्थ इसे ऑब्जर्व कर लेगी और रात में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में, तो लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन के फॉर्म में उसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जब इसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो क्या होगा भाई, आ रही है तो थोड़ा सा हॉट कर दे रही है, ठीक, एटमॉस्फेयर को। जब वापस जा रही है, जा करके जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही है रात के समय में, तो भाई रास्ते में क्या कर रहे हैं, ये वाटर वेपर जो होते हैं ये थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर देते हैं, मतलब जो यहाँ पे ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट बैक भी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे समय में जो नाइट में होता है वो टेम्परेचर तो गिर जाता है, क्योंकि सारी जो आपके हीट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो वाटर वेपर होगा वो दोबारा क्या करेगा, इससे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस में वर्क करते हैं, नादर टू कोल्ड नादर टू हॉट में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, बोथ इसी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो स्लाइडें देखिए और बनी हुई हैं, स्लाइडें बहुत बनी हुई हैं, लेकिन मैं इकट्ठा देने के लिए थोड़ा सा फिराक में नहीं हूं मैं। ठीक है, लास्ट देखिए एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उनको देखते हैं, फिर खत्म करते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत स्पेसिफिक चीज होगी और वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो अभी तक आया नहीं है और आ सकता है। देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ठीक है, सबसे पहले तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहली लेयर कौन सी होती है। देखिए पहले सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर क्या होती है, मेसोस्फेयर, उसके ऊपर क्या होती है, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, जहां से स्पेस आने लगता है। तो याद रखिए, कभी पूछे कि स्पेस कहां से शुरू होता है तो एक्सोस्फेयर से शुरू होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर, अब टेम्परेचर पे हम बात करते हैं कि भाई ये एल्टीट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये टेम्परेचर है। तो जैसे से आप देखोगे, ये देखिए ये जो ये ग्राफ में जो ये लाइन है ना, वो ये दिखा रही है कि जैसे से हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए लैटिट्यूड हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखिए माइनस के साइड होता जा रही है, देखिए -40 -60, तो -60 तक देखिए जा रहा है टेम्परेचर, ऑलमोस्ट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ट्रोपोपॉज आ जाएगा, जहां पे टेम्परेचर एकदम -60 तक ही रुकेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाएंगे तो ये बस स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगे, फिर टेम्परेचर क्या होगा, फिर से बढ़ने लगेगा। देखिए ये देखिए माइनस से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो देखिए टेम्परेचर फिर से जीरो के अराउंड आते आते रह जाएगा, अभी माइनस ही रहेगा। वही चीज देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, -6.5 से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस तक आता है, क्योंकि देखिए अभी भी जीरो इधर ही की तरफ है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये रहता है। फिर देखिए टेम्परेचर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे टेम्परेचर हर लेयर में घटता बढ़ता रहता है, जिसमें टेम्परेचर, इसमें पूछ भी सकते हैं कि किस लेयर में टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, लेयर बढ़ने के साथ पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो नहीं, बढ़ता थोड़ी ना है भाई, टेम्परेचर तो घट रहा है ना, माइनस में हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर गिरता है तो गिरता थोड़ी ना है भाई, वो टेम्परेचर तो देखिए बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब
टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए ट्रोपोस्फेयर जो होती है उसकी हाइट पोल्स और इक्वेटर दोनों में अलग अलग है। इक्वेटर में आपको हाइट दिखेगी 18 किलोमीटर, पोल्स में दिखेगी 8 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर का डिफरेंस क्या है, मतलब ये डिफरेंस क्यों है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके चांसेस हैं पूछे जाने के। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये डिफरेंस इसीलिए है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो इक्वेटर होता है वहां पे जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत क्लाउडी होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, वो लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक, वहां पे क्या होता है, सनलाइट नीचे आती है, ठीक है, हीट होती है, हीट होने के बाद लो प्रेशर एरिया है तो एयर क्या होगी, एयर क्या होगी, एयर क्या होगी, एयर ऊपर जाएगी कन्वेंशन फोर्सेस के थ्रू। तो कंस्टेंट कंस्टेंट कन्वेंशन होता है, कन्वेक्शन होता है यहाँ पर एयर का। ठीक है, मतलब एयर ऊपर जाती है जब, और एयर बहुत ऊपर तक जाती है, तो जितने ऊपर तक एयर जाएगी, जहां जितने ऊपर तक वाटर वेपर होंगे, क्लाउड्स होंगे, उतने ऊपर तक एयर जाएगी, वहां उतने ऊपर में वो क्लाउड बनाएगी। तो और जहां तक क्लाउड और वाटर वेपर होते हैं वहीं तक हमारे ट्रोपोस्फेयर माना जाता है। ठीक है, तो वो लेयर वहीं 18 किलोमीटर तक के आसपास जाती है। लेकिन आप पोल्स में जाके देखोगे तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, मतलब ठंडा एरिया रहता है, हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर एरिया में एयर जो होती है वो कन्वेक्शन नहीं होता, मतलब वो ऊपर राइज नहीं करेगी, वो सिंक करेगी। ठीक है, क्या होगी, वहां पे सिंक होगी। ठीक है, जब सिंक होगी तो भाई क्लाउड कहाँ ही पास में बनेंगे ही, ऊपर थोड़ी ना बनेंगे, क्लाउड तो पहले ही बन जाएंगे 8 किलोमीटर में। तो जारी भी जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होगी वो 8 किलोमीटर तक ही होगी, उसके बाद नहीं होगी, लेकिन इक्वेटर में 10 किलोमीटर के बाद होगी। तो मेन रीजन बिहाइंड इट है वो है कन्वेक्शन, कंस्टेंट कन्वेक्शन जो इक्वेटर पे होता है, वो मेन डिफरेंस है कि वहां पे 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने बताया है कि यहीं पे क्लाउड और ये सारी कंडीशंस होती हैं, वाटर वेपर होता है, इसलिए ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी यहीं पे ही रहती हैं। और इसमें देखिए टेम्परेचर, देखिए मैंने बताया पहले ही आपको कि टेम्परेचर देखिए माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, टेम्परेचर गिरेगा एवरी 165 मीटर ऊपर जाने पर। 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ ओजोन मिलती है, साथ में ये कंडीशन, ये एक एरिया है जो आइडियल है फॉर द एयरक्राफ्ट के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स और ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, और मिसोस्फेयर में, जैसे मिसोस्फेयर में आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जो मेट्योर्स होते हैं। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर तो ये हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर ये हो गया। ठीक है, अब मिसोस्फेयर, मिसोस्फेयर में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मिसोपॉज है, मिसोपॉज है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस, माने 18.5 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। और ये मानेंगे नहीं आप, एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यही मिलता है, कहाँ पे, मिसो आपके कहाँ पे आ रहा है, हाँ मेसोपॉज में, मेसोपॉज में। तो पूछ सकते हैं कि आपका लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ मिलता है, तो लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, -86.5 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ मिलता है, तो ये ट्रोपोस मेसोपॉज में मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मेसोस्फेयर की और फीचर क्या है, तो यहीं पे आपको मेट्योर मिलेंगे, मेट्योर जो बर्न कर जाते हैं। मेट्योर क्या होते हैं, मेट्योर जो बन, ये स्लाइड कल के लिए है। ठीक है, तो मेट्योर जो बर्न कर जाते हैं, मेट्योर्स जो बर्न कर जाते हैं, कैसे बर्न करते हैं, तो भाई एयर का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्रिक्शन हो जाता है मेसोस्फेयर में। जब इनका फ्रिक्शन हो जाता है तो क्या होता है, ये बर्न करके ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका बर्न कहाँ पे होता है, मेसोस्फेयर में होता है। मेट्योर्स कैसे होता है, तो एयर पार्टिकल के फ्रिक्शन की वजह से होता है। मेसोस्फेयर में जो एयर पार्टिकल होते हैं उनके साथ ये मेट्योर का फ्रिक्शन होता है, तो ये बर्न करके कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, तो भाई सिंपल चीज है, थर्मोस्फेयर में क्या होगा आपके इसी लेयर को आइनोस्फेयर भी कहेंगे, और इस लेयर में क्या होगा आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होंगे, जहां से आपको रेडियो वेव रिफ्लेक्शन भी बैक होता है। सारी चीजें कम्युनिकेशन की यहीं से ही होती हैं। ठीक है, इसीलिए पॉसिबल ही हो पाता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल इसमें रहते हैं। ठीक है, और आगे फिर एक्सोस्फेयर में तो आपको स्पेस दिख ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी आज का लेक्चर। ठीक है, फिर आगे हम सोलार रेडिएशन की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे
आपके लेंथ ऑफ द डे होते हैं, कैसे देखिए सनरेज से कैसे चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कैसे बनते हैं, आइसोथर्म, आइसोस्फेयर, आइसोबार, सबके बारे में देखेंगे हम। ये सारी चीजें देखिए सब मैंने तैयार करके रखी हुई है। टेम्परेचर इन्वर्जन जिसपे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। खूब सारे पीवाईक्यूज हम लगाएंगे, ठीक है। और वैली इन्वर्जन को भी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद।